Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप हमसे बात करने के लिए इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने या प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। जी नमस्कार, थैंक यू राजेश। पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic stocks settle at nearly 1 month low in the business week ended yesterday. Sensex closes below 40,000 mark. Nifty settles below 11,700 level. Rupee logged a sharp weekly depreciation of 51 paise against the US dollar, and US equity indices finished lower yesterday to witness their biggest weekly sell-off since March. कल समाप्त हुए सप्ताह में प्रमुख घरेलू शेयर बाजार एक महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 40,000 के नीचे आकर बंद हुआ और निफ्टी 11,700 अंकों से नीचे आ गया। इस सप्ताह रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे की कमजोरी दर्ज की गई और अमेरिकी शेयर बाजारों में मार्च के बाद से पहली बार सबसे बड़ी साप्ताहिक बिकवाली दिखाई दी, जिससे शेयर बाजारों में गिरावट रिकॉर्ड की गई। और आज की पहली खबर, कल समाप्त हुए सप्ताह में शेयर बाजार लगभग एक महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और नए अमेरिकी वित्तीय राहत उपायों को लेकर जारी अनिश्चितता से निवेशकों में निराशा दिखाई दी। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 40,000 के आंकड़े के नीचे आकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,700 के स्तर के नीचे चला गया। सेंसेक्स 1,073 अंक यानी 2.63% नीचे आकर 39,614 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 288 अंक यानी 2.41% गिरकर 11,642 अंकों पर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि उसने सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। बंबई शेयर बाजार का मिड कैप इंडेक्स 71 अंक यानी 0.48% की गिरावट के साथ 14,905 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार का स्मॉल कैप इंडेक्स 247 अंक यानी 1.63% गिरकर 14,888 अंकों पर बंद हुआ। We have our first caller online with us, Muzahir Khan from Mumbai. We welcome you, Muzahir Saab. हाँ, शुक्रिया राजेश जी और अमरीश जी को, हरिवीर जी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे घर में प्रोग्राम है, मेरी पोती का जन्मदिन है, मगर फिर भी मैं आपको फोन आपको मुबारक हो। और मेरे सवाल ये है आज का कि देखिए बैंकों के लिए गवर्नमेंट हमारी बहुत कुछ कोशिश कर रही है, सरकारी बैंकों को ऊपर लाने के लिए काफी पैसा लगाया गया है।
तो ये मतलब है कि ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये कब तक आने की, इनके ऊपर आने की संभावना है? और शुक्रिया आप लोगों का। देखिए कि जो इकोनॉमी की स्थिति है उसमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अब धीरे धीरे, और बैंक्स के अपने इश्यूज, ट्विन बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे थे, काफी हद तक उसमें पुराने जो बैड डेट्स हैं या एनपीएज हैं वो रिजोल्व हो रहे हैं। और अभी हालांकि काफी सारा लिक्विडिटी है और कोशिश है रेगुलेटर की भी कि बैंक्स ज्यादा क्रेडिट दे पाएं जिससे कि इकोनॉमी का साइकिल और बेहतर हो जाए। तो बैंक्स के लिए रिकैपिटलाइजेशन का भी सरकार का एक प्लान है और लगातार इन्फ्यूज भी हो रहा है कैपिटल, लेकिन मार्केट कई बार वो अपने उसका एक डायनेमिक्स है उस हिसाब से चलता है, और जरूरी नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो मार्केट के साथ चले। Mudra Saab, birthday wishes to your daughter, but please do maintain social distance. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश कुमार लाइन पे हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन के अंदर ना काफी खाद्य पदार्थों की जो बिक्री है वो उतनी नहीं हो पाई। उसके अंदर ना मिल्क है, जो रेस्टोरेंट वगैरह बंद होने से उसकी उतनी बिक्री नहीं हो पाई। तो गुजरात के अंदर उसको मिल्क को ना काफी बड़ी मात्रा में उसका मिल्क पाउडर बना के स्टॉक किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इसको स्टॉक करना ज्यादा बेहतर है या इसको कम कीमत करके इसको सेल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो तो लगातार उतना ही हो रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है उसके अंदर है। तो ये सेल कर दिया जाए ज्यादा बेटर रहेगा या स्टॉक करना रहेगा? धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जब कोविड था बहुत एकदम शुरू में और लॉकडाउन पूरे देश में था, तो रेस्टोरेंट बंद हो गए, काफी सारे जो इवन चाय की दुकानें सब बंद हुई, कैंटीन्स बंद हुई, ऑफिसेज बंद हुए, और जो दूध के उत्पाद हैं, खासतौर से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आइसक्रीम, चीज, बटर, इन सब की बिक्री में पनीर बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि दूध सिर्फ जो लिक्विड नहीं बिकता, इसके जो प्रोडक्ट्स बना के एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जाता है। तो उस वक्त प्राइसेस बहुत क्रैश हुए थे दूध के और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उन्होंने दूध का प्रोक्योरमेंट लगातार जारी रखा और उस दूध को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट किया। मिल्क पाउडर में देखिए लगातार कन्वर्ट किया जाता है फ्लश सीजन में, जो कि अभी का सीजन है, और जब गर्मी में दूध कम होता है तो उसको रिकन्वर्ट करते हैं। और कई सारी इंडस्ट्री में भी मिल्क पाउडर का, जैसे बिस्किट्स हैं या और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उसका यूज होता है। तो सारा दूध सीधे नहीं बेच सकते, और करीब 20% जो दूध है वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, बाकी 20-25% आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंज्यूम होता है। तो वो तो दूध की तरह ही दिखता है ज्यादातर। तो इसलिए ये उस वक्त का स्पेसिफिक जो कदम था ये था, प्लस स्टॉक्स बना, और उसके लिए जो स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशंस हैं उनके पास काफी स्टॉक्स है, तो उनको फाइनेंशियली उनको इसकी दिक्कत हुई, लेकिन किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश की गई उस वक्त के, जिससे क्योंकि उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ में है। तो बात सही है कि उसका उत्पादन रुक भी नहीं सकता, एक नेचुरल प्रोसेस है एनिमल का जो मिल्किंग का। तो लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, जो लिक्विड में जितना रिक्वायरमेंट है वो बिक ही रहा है। Okay, we have Dr. Anil Kishore with us. We request you, Dr. Kishore, to stay with Hello. us while we take a short commercial break. Please stay with us. ओके, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ओके। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra and Dr. Kishore. We thank you very much for your patience. Now, please go ahead and ask your question. आप न्यूज बहुत अच्छी पढ़ते थे, आपका फैन हूँ शुरू से। Thank you so और much. इस प्रोग्राम कुमार चक्रवर्ती मेरे टीचर थे और मेरे गुरु थे, और मैं प्रणाम करता हूँ उनको। मैं जब से वो एक्सपर्ट थे, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई बीन मेटिकुलस फॉलोअर ऑफ दिस प्रोग्राम।
तो नो द क्वेश्चन विच आई हैव अ होस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक दो मैं पूछूंगा ताकि औरों का टाइम नहीं वेस्ट हो जी। उसमें एक हाइपर इन्फ्लेशन जो जर्मनी, हाइपर वर्ड जर्मनी से आया, हरवीर सिंह से पूछना चाहता हूँ, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करें। और गिब्बन्स पैराडॉक्स कुछ होता है, गिब्बन्स पैराडॉक्स, इसके बारे में कुछ बताएं। और जो टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं कल फिर से दोबारा पूछा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन तो क्योंकि जब ये आपका मंदी आई पहली बार 30s में, उस वक्त जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन आया, तो उसको लेकर के लगातार ये हमारे जो है उसमें इकोनॉमिक्स में लगातार उसकी चर्चा होती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इतना स्पीड से बढ़ने लगता है तो उसका एक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मैं आपको इसका एक ये था हाइपर इन्फ्लेशन का। और क्योंकि इसके अलावा और गिफिन्स पैराडॉक्स के बारे में बोल रहे हैं। कौन सा? Giffen's paradox, Harveer, it refers to the possibility that standard competitive demand with normal wealth held constant can be upward sloping, violating the law of demand. So this is the Giffen's paradox. Joining us now from Noida, we have Anivesh Srivastava. हाँ सर, गुड इवनिंग। Good evening, please. सर, मैंने गोल्ड 54-55 के हजार के आसपास जब चल रहा था तो मैंने गोल्ड का ETF लिया हुआ था, बट अभी काफी नीचे आ गया है वो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कि अभी सोने के दाम में भी क्या मूवमेंट रहेगी और ये किस तरह की चाल चलेगा? जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जैसे अमेरिका में चुनाव है, फ्रांस के अगेंस्ट काफी कंट्रीज हो गई हैं, तो इन चीजों पे जरा सोने का किस तरीके का चाल रहेगा, इस पे आपका क्या गाइडेंस रहेगा? थैंक यू सर। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस में काफी तेजी, एक तो जब ये लॉकडाउन वगैरह थे दुनिया भर में और उस वक्त ज्यादा रहा, और बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की थी उसमें, लेकिन अब भी सेंट्रल बैंक्स ने बेचना शुरू किया है। तो इसीलिए ये उस तरीके का जो डिमांड था, इनफैक्ट हमारे सेंट्रल बैंक ने भी खरीदा उन दिनों में, और कई सेंट्रल बैंक्स ने लगातार बाइंग की थी। सो आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से उसकी वहां पे डिमांड नहीं है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और आपने देखा भी होगा कि प्राइस मूवमेंट अब डाउनवर्ड है अगर आप देखें, तो इसलिए अभी नियर फ्यूचर में उस तरह की परिस्थिति पैदा होगी कहना मुश्किल है, बिकॉज दैट वाज अबनॉर्मल टाइम जब बैंक्स ने खरीदना शुरू किया। मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि अभी कुछ दिनों में ऑटो सेक्टर में उछाल आया था, और अभी क्रूड ऑयल के दाम भी समझो नीचे आएंगे, तो ऑटो सेक्टर का उछाल ऐसा ही रहेगा क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा, इंश्योरेंस जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या रहेगा? और जैसा जर्मन और इधर सेकंड वेव कोविड का आ रहा है तो समर विंटर की वजह से, तो अभी इंडिया में भी विंटर सीजन आने वाला है, तो इधर आने की, सेकंड वेव आने की कितना चांस है? देखिए, ऑटो का तो अभी तो डिमांड जो है एक तो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ, और फेस्टिवल डिमांड में काफी इम्प्रूवमेंट आया, खासतौर से जो सबसे बड़ी कार कंपनी है उसने तो बेहतर किया, लेकिन टू व्हीलर्स में उस तरीके का नहीं आया। तो ये अभी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आगे इसमें ये डिमांड का प्रोसेस जारी रहेगा। एक दूसरा क्वेश्चन इनका था, राजेश। I have no recollection of that. I'm so sorry. If you could call again and we will address that. Rakhi joins us now. Achha, I know that he was talking about the insurance. हाँ जी। Rakhi, stay with us. Yes. हाँ, मैं होल्ड किए हुए हूँ। जी जी। तो बेसिकली देखिए, इंश्योरेंस में अगर आप देखें कि एक तो इंश्योरेंस में प्रीमियम का कलेक्शन ज्यादा हुआ है, खासतौर से मेडिकल इंश्योरेंस में, और इंश्योरेंस कंपनीज ने टैरिफ में भी चेंजेस किए हैं। इसलिए लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए स्थिति बेहतर रहेगी, ऐसा मानना है मेरा। Okay, Rakhi, please go ahead and ask your question now.
we've lost touch with Rakhi. We talked about the key domestic stocks a while back. My colleague read out the news. The resurgence of coronavirus cases worldwide and uncertainty about the fresh U.S. fiscal relief. Why is the U.S. fiscal relief still coming into play, despite the fact that the elections are just a few days away? Yes, actually, this U.S. fiscal relief, both the parties are contesting this point, particularly this subject, in a very tough manner. Nobody says that we are not going to give this relief. They are ready to give, but with certain conditions, with certain demand should be met from their side. So it is going on. So it's more a political issue than anything else. It's a political issue. And you are correct that because now election is almost arrived, and even very large number of people already voted. And but at the same time, the country is also facing again the spike of coronavirus infections, and this wave is very big. It is coming. I think U.S. has reached the highest number of new cases suddenly. Yes. So that is also affecting the economic decisions and development worldwide, and the markets are directly affected due to that. And so since it is denting the investors' sentiment, means that the market is still hopeful. See, Rajesh, the fresh lockdowns are happening. If you see in Europe, France, Germany, Italy, now UK is also taking this decision of lockdown. So all these decisions and lockdowns definitely will affect economic activities. So it will have a direct impact on that. But despite investors are hopeful, but something is not into their control and sentiments are negative for. और मुंबई से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अब हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो एप्स यूज करते हैं, जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, ये कितने सेफ होते हैं? ये अपना बैंकिंग जो बैंक का अकाउंट होता है उसके लिए कुछ खतरा तो नहीं है? इसके बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू। देखिए, आजकल जिस तरीके का साइबर क्राइम है और जितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का यूज करते हैं ये लोग, तो 100% सेफ तो नहीं किसी को भी कह सकते, बट आप 2 पॉइंट ऑथेंटिकेशन जितना मैक्सिमम आप उसमें सेफ्टी ले सकते हैं वो आपको लेना चाहिए। किसी इंडिविजुअल उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ ऐप के बारे में, बट यू हैव टू बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल जो आप उसको लेकर के जितना भी बेहतर आप अपने सिक्योरिटी का उसमें यूज कर सकते हैं वो करना चाहिए। Moving on, the rupee in the business week ended yesterday weakened sharply by 51 paise to settle at 74 rupees and 11 paise against the US dollar. The domestic unit depreciated during the week mainly due to a plunge in the domestic equity market and strength in American currency. During the week, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, gained to settle at 93.88. Harveez, where do you see the rupee going? Is it going to weaken or is it going to strengthen in the coming days? Actually, you see, Raj, many factors, the global developments are directly related to rupee's movement. But one thing is that when oil prices are under control or even going down, which is one of the biggest money we spend through Forex. So it gives a boost to the rupee, but at the same time we have to see that how our exports are going and the requirement, because it is a clear-cut demand-supply thing, but at the same time the global sentiments are also important for that. और भोपाल से हमारी श्रोता राखी हमसे फिर जुड़ चुकी हैं। राखी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते हैं सर कि क्या गवर्नमेंट ने बैंक को मना कर दिया है कि रिजल्ट और डिविडेंड ना पे करे? हरवीर जी, नहीं, रिजल्ट तो देखिए बैंक्स को तो अनाउंस करना पड़ेगा। उसका जो सेबी के नॉर्म्स हैं और जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग
अनाउंस करना पड़ेगा रिजल्ट. डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द बैंक्स, डिपेंड ऑन डिसीजन कि उनका प्रॉफिट्स कैसे हैं और उनको वो डिविडेंड अनाउंस करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या स्थिति है उसमें. इट विल डिपेंड ऑन दैट, बट रिजल्ट तो होल्ड नहीं कर सकते हैं. Joining us from गवर्नमेंट इस तरह से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देती, बिकॉज मैनेजमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. दे आर supposed to take their call on their own. Okay, joining us from Delhi, we have Arun with us. Arun, we welcome you. Please ask your question. Good evening. Good evening. The world over, the prices of oil has reduced, and we were given the impression that our government, to meet the fiscal deficit, have maintained the taxes on it. So how long it will go on there? The prices have been lower since 2-3 years, and our government is still maintaining that high level of taxes there. When can we expect that some benefits will be given to the consumers rather than making only fiscal deficit? What is that? You're right that oil prices has gone down, and definitely the benefit should also be transferred to the consumer. So, but this situation of unprecedented kind on the economic side, and government revenues are not in a very healthy position due to lockdowns and economic freeze almost stuck around few months in the beginning of the current financial year. So in this scenario, government is not in the position to basically to reduce the taxes. If you see, even some states increased taxes in the name of COVID, like Delhi did, but then on diesel, but finally they removed it, this additional cess. So, but right now, fiscal deficit is also a challenge for the government. Earnings are less, spending is more due to welfare measures also to support the large section of the society in this pandemic. So in this scenario, it is very difficult to predict right now when the government will reduce the taxes on oil and pass on the benefit to the consumer. दिल्ली से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं. रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. जी आपको. जी बताइए. What are the conditions which have to be met for the company to be delisted? Recently there was a copper company which made a offer, and then what has happened to it? Why it has failed? For delisting, you have to you have to give the offer up to a certain percentage of the share to fulfill that ratio. And this, you are talking about the basically Vedanta, and the company was not able to secure that percentage of the share offer from the investors. So that's why the company failed to get this delisting done on the stock exchange. From Mumbai, we are joined in by Gopal. Gopal, we welcome you. नमस्कार जी, मास्टर टीम को नमस्कार. मेरे साथ दो सवाल है. पहले तो ये इन्फ्लेशन के बारे में, जो बैंक का इंटरेस्ट है और ये इन्फ्लेशन दोनों हिसाब से चलते हैं. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बैंक का इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, लेकिन ये टाइम तो कुछ अलग ही हिसाब है. इन्फ्लेशन की भाषा ही बदल गई है. इन्फ्लेशन 7% के ऊपर है और इंटरेस्ट 6% के नीचे है. तो ये तो बहुत समझ के बाहर है. और दूसरा जो ये जैसे ये अभी प्याज और आलू जैसे आसमान पे भाव चढ़ गए, जब पूरा लूट के हो जाता है उसके बाद सरकार जागती है, ये भी ठीक नहीं है. इसमें भी आदमी पहले ही लॉकडाउन से परेशान है, इसमें भी थोड़ा तो सोचना चाहिए सरकार को. तीसरा ये जो आप लोग ये जब अभी जैसे अभी बैंक को ये गवर्नमेंट जब डीकैपिटलाइज की बात करती है तो बैंकिंग शेयर सरकारी भागते हैं. तो ये जो रीकैपिटलाइज करती है ये सीक्रेट रखना चाहिए, ताकि सडनली ये एकदम ओपन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए. ओपन डिक्लेयर करने से तो ये फिर कुछ मतलब नहीं है ना. ये सब सीक्रेट रखेंगे तो बैंक को भी थोड़ा सहारा मिलेगा. ओपन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए सब, कोई भी राहत देते हैं तो सरकार. अब देखिए, जहां तक आपने जैसे मैं बाद वाले क्वेश्चन से शुरू करता हूं, बिकॉज गवर्नमेंट इज पब्लिक एंड ट्रांसपेरेंट. सो गवर्नमेंट कोई भी इस तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट तो नहीं कर सकती. जब वो रिकैपिटलाइजेशन करेंगे और उसको अनाउंस ना करें, उसको सीक्रेट कैसे रखेंगे.
तो ये तो नहीं होता गवर्नमेंट में. दिस इज नॉट इंडिविजुअल थिंग, इट्स अ गवर्नमेंट एंड विच इज पब्लिक. तो दूसरा, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन और इसका इंटरेस्ट रेट का, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है, और जो सेंट्रल बैंक है और उनका जो मॉनिटरिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, उन्होंने ये मीटिंग करके लगातार जो है इंटरेस्ट रेट कम कराए, जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, बोरोवर्स को सस्ते में कर्ज मिल जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े. बट एट द सेम टाइम उनका ये जिम्मा भी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें. लेकिन अभी आपने सही कहा है कि इन्फ्लेशन ड्यू टू सर्टेन रीजन वो काफी आगे गई है. फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट के करीब चली गई है, और जो बैंक्स में जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो गया. आप 6% कह रहे हैं, अभी तो अगर आप 1 ईयर जाएंगे दैट इज नाउ बिलो 5%. सो ये जो एक होता है कि नेगेटिव रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, वो स्थिति तो है अभी जो है, जिसमें काफी सारे जो सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखते हैं उनके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया है इस स्थिति में. बाकी ये सडन स्पाइक है आपका जो वेजिटेबल प्राइसेस में, एंड गवर्नमेंट हैज टेकन सम मेजर्स टू कंट्रोल इट, लाइक एक्सपोर्ट बैन किया है, इंपोर्ट्स अलाउ किया है. अभी जैसे पोटैटो इंपोर्ट भी अलाउ किया है ऑन कंसेशनल टैरिफ ऑफ 10% टिल 31st of January. तो उससे शायद कुछ इम्पैक्ट इसमें आएगा प्राइसेस को कंट्रोल करने में. और काफी हद तक अगर स्टेट लेवल पे भी ये स्टेट्स गवर्नमेंट मेजर लेंगी तो प्राइसेस और नीचे आ सकती हैं, जिन कमोडिटीज की आपने बात की, ऑनियन हो या पोटैटो हो. Moving on, the US equity indices closed lower yesterday to log their biggest weekly sell-off since March amid losses in high-priced tech heavyweights. A record rise in coronavirus cases and jitters over the presidential elections also dampened the investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average fell 0.6%, the S&P 500 declined 1.2%, while the Nasdaq Composite Index plunged 2.5%. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. मुख्तार कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे, समय के अभाव की वजह से हम उनका आज सवाल नहीं ले पाएंगे. उनसे अनुरोध है कि वो अगले कार्यक्रम में सवाल पूछें. और हरवीर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद. Harveer, thank you very much for being with us. Thanks, Rajesh. Thanks a lot. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks settle at nearly 1-month lows in the business week ended yesterday. Sensex closes below 40,000 mark. Nifty settles below 11,700 level. Rupee logged sharp weekly depreciation of 51 paise against the US dollar, and US equity indices finished lower yesterday to witness the biggest weekly sell-off since March. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.